अफेयर्स के बुलेटिन में फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। जो भी करंट अफेयर्स के मुद्दे रहते हैं, हमारा उसमें ये टारगेट रहता है कि आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी में कैसे मदद मिल सकती है, इसके बारे में हमारी अप्रोच रहती है। कई सारे ऐसे मुद्दे रहते हैं जो कि हो सकता है आपको वो डायरेक्ट नहीं पूछे जाएँ एग्ज़ामिनेशन में, बट वो आपकी हेल्प करते हैं, जिस हिसाब से आप इवन इंटरव्यू में जवाब देते हैं, उसके एक पॉइंट को समझ करके मेंस के आंसर को डाइवर्सिफ़ाई करते हैं या उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल या जो अदर एस्पेक्ट होते हैं, कांसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, उसके हिसाब से अपने जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं, उनको कर पाते हैं। जैसे एक जो खबर आई वो ये है कि भई एक व्हीकल का करीबन 1200 टाइम्स चालान हुआ, लेकिन फिर भी वो जो है रोड पर चल रहा है एंड कई बार व्हीकल्स के ओवरलोडिंग के चालान, रैश ड्राइविंग के चालान, ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान हो जाते हैं, लेकिन दोज़ व्हीकल्स एक्चुअली स्टे ऑन द रोड एंड दे कॉज़ एन एक्सीडेंट। जैसे अभी मतलब कई जगह पर देखा जा रहा है, स्पेशली जयपुर में, जैसे एक ट्रेलर से 4 लोगों के मौत की जो खबर आई कि जिनको कुचल दिया गया। दे वर सिटिंग ऑन द फुटपाथ एंड अ ट्रेलर व्हिच वाज़ अंडर हाई स्पीड, वो जो है आता है और उनको कुचल जाता है। तो आपको ये पॉइंट समझना चाहिए कि व्हाई दिस काइंड ऑफ मतलब एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग, व्हाट इज़ द नेसेसरी एक्शन दैट वी कैन टेक, या कैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन और ज़्यादा बेहतर हो सकता है इनको एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। तो आप बताएँ कि एक्सीडेंट जो हैं उनका हेल्थ के वाइज़ यानी सोशियो इकोनॉमिक जो ग्रुप्स हैं उनके ऊपर, या एक तरह से कहा जाए तो सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट में जो है काफ़ी अभाव प्रभाव पड़ता है। जहाँ पर अगर हम करें तो देखिए, रोड एक्सीडेंट में कई बार ऐसे भी परिवारों के उन ब्रेड अर्नर्स की मौत हो जाती है जिनके ऊपर पूरा परिवार जो है वो डिपेंडेंट रहता है, और उनकी वजह से पूरा परिवार की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वह भी एक तरह से काफ़ी ग ग ग मतलब गलत डायरेक्शन में चली जाती है। तो कहा जाता है कि रोड एक्सीडेंट जो हैं बेसिकली किसी भी यूथ के लिए या किसी भी ओल्ड एज पीपल के लिए एक तरह से कर्ज़ के तौर पर ही उभरता है। हम अगर भारत के बारे में बात करते हैं तो 2016 के आसपास 5 लाख के डिफरेंट रोड एक्सीडेंट थी, जिनमें करीबन 1.8 लाख पीपल मारे गए थे। अभी भी करीबन हम 1 एंड हाफ लाख यानी 1.5 लाख के आसपास जो है मौतें हमेशा हर साल देखते हैं। और जब हम उनकी बारे में बात करते हैं कि दोज़ पीपल और मोस्टली अमंग दोज़ पीपल आर ब्रेड अर्नर्स और सोल ब्रेड अर्नर्स फॉर देयर फैमिली, तो आप समझिए उनके खत्म होने के बाद में, उनके डिसेबिलिटी होने के बाद में उनके परिवार पर किस प्रकार की आताप आके पड़ता होगा। डब्ल्यूएचओ के अनुसार जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है किसी भी परिवार का, उसमें जो है इन रोड एक्सीडेंट की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है, जहाँ पर अगर 1.5 लाख के आसपास लोग, जिसको अगर कहा जाए 400 लोग एक तरह से हर दिन मारे जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि भई भारत की जो इकोनॉमी है, उसको जो नुकसान हो रहा है, एक तो उसका सीधा-सीधा, और उसी के साथ में उनके बच्चों या उनकी जो मिडल क्लास फैमिलीज़ हैं या फिर लोअर मिडल क्लास फैमिलीज़ हैं, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को जो नुकसान पहुँचता है, आप उसके बारे में थोड़ा-सा जो है वो अपने आंसर में भी पॉइंट लिखेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, डेप्रिवेशन, पॉवर्टी, वल्नरेबिलिटी, सोशल ग्रुप्स की इनकम, रेजिडेंशियल डेंसिटी, ये सब फैक्टर भी कार्य करते हैं, जहाँ पर इवन मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ये सब भी किसी भी एक्सीडेंट के द्वारा दूसरे परिवार के लिए भी इनको प्रभावित होना होता है। अगर हम बात करें रोड के बारे में, तो देखिए रोड्स पर जो मतलब अगर पूछा जाए कि भई क्यों एक्सीडेंट होते हैं, तो आप सबसे पहले नाम ले सकते हैं कि जो व्हीकल्स हैं, उनको सही से नहीं चलाया जाता। यानी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फ़ॉलो नहीं करना। कई बार हम मतलब उल्टे साइड से आते हुए व्हीकल को देखते हैं, जिनकी वजह से भी कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, या फिर व्हीकल को कैसे हैंडल करना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं ट्रैफ़िक के, वो पता नहीं होना या उनको फ़ॉलो नहीं करना, जानबूझ करके फ़ॉलो नहीं करना, वो भी एक बड़ी समस्या का विषय रहता है। आप ये भी बता सकते हैं कि जैसे अगर टू व्हीलर्स के बारे में हम बात करें, तो उनके जो प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट के बारे में कही जाती है, अभी भी करीबन 70% जनता ऐसे बताई जाती है कि अगर उसको एक ऑप्शन दिया जाए या फिर चालान की व्यवस्था ना हो, तो वो भी जो है हेलमेट नहीं पहुँचे तो पहने। और जो जो भी हेलमेट पहनते हैं, उसमें आधे से ज़्यादा जो हेलमेट होते हैं, वह सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते हैं, जिसकी वजह से भी जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, तो चोट स्वाभाविक तौर पर लगती है। फिर उसके बाद में जिस हिसाब से रोड्स हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर या जो डिज़ाइन है, वह बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कई बार जो रोड्स में आने वाले खड्डे हैं, उनसे बचने के लिए इस प्रकार का जो है सडन एक्शन ड्राइवर को लेना पड़ता है, या फिर फ़ॉल्टी डिज़ाइन होने की वजह से व्हीकल्स या तो अपने आप ही स्लिप हो जाते हैं वहाँ पर। तो व्हीकल की स्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन एक्सीडेंट्स को कोज़ करने में। फिर आप ये भी कह सकते हैं, जो ट्रैफ़िक या फिर हमने व्हीकल्स की
जो एक मतलब उनको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो व्यवस्था अपना रखी है, उसका भी सही तरीके से फ़ॉलो नहीं होता। कई जगह है पर भले ही चाहे चालान हो जाते हैं, लेकिन चालान का कोई अर्थ नहीं निकलता। अगेन यानी 1200 के आस-पास अगर किसी व्हीकल के चालान हो रखे हैं, ओवरलोड के अगर 900 के आस-पास चालान हो चुके हैं, रैश ड्राइविंग के चालान हुए हैं, व्हाई दैट व्हीकल इज़ स्टिल प्लाइंग on the road, and if the vehicle is still plying, then it should not be driven by the same person who was involved in the चालान जो प्रोसेस है उसमें। तो ये भी हमें यानी उसके एडमिनिस्ट्रेशन की ओर भी ध्यान देना है। तो इंजीनियरिंग, उसके बारे में ट्रैफिक रूल्स के बारे में रेगुलेशंस, और जो व्हीकल्स आजकल नए-नए भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बारे में लोगों को पर्याप्त अंडरस्टैंडिंग ना होना, यानी ड्राइवर्स की कंटीन्यूअस ट्रेनिंग नहीं होना, वह भी रोड एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा कारण है। अब आप समझिए 4 के 4 मेंबर एक परिवार के अगर खत्म हो जाएँ और वो भी उनका कोई फ़ॉल्ट नहीं है, दे वर जस्ट सिटिंग ऑन द फुटपाथ एंड अ ट्रेलर कम्स एंड स्मैशेस देम वेरी हार्ड। तो आप समझिए वो कुचल गया, मतलब कितना दर्दनाक इंसिडेंट रहा होगा। तो इसका मैं बता रहा हूँ कि भई जब भी हम इस रोड की डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं, और ये भी कहा जाता है कि जो पेडेस्ट्रियन हैं, यानी जो कि फुटपाथ पर या उसके आस-पास यानी रोड पर जो पैदल चलने वाले लोग हैं, वो भी काफ़ी चपेट में आते हैं। अब वो चपेट में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि या तो हमने जो भी रोड्स बनाई, उसके अलोंग जो फुटपाथ होना चाहिए, उसकी जो नेसेसरी हाइट होनी चाहिए, उस पे जो अतिक्रमण को रोकने की जो ज़िम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर वो नहीं किया, तो फिर लोग जो हैं वो रोड पर ही तो चलेंगे। और वैसे ही रफ्तार जो है आजकल बेटर रोड्स की वजह से रफ्तार कम नहीं है व्हीकल्स की, अच्छे व्हीकल्स आ रहे हैं जिनकी मतलब यू जस्ट प्रेस एन एक्सेलरेटर, विदिन अ फ्यू सेकंड्स इट विल रीच अप टू से 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो उस स्पीड से अगर किसी को हिट किया जाएगा तो डेफिनिटली इट विल मतलब कॉज़ अ सीरियस एक्सीडेंट। तो वो भी एक प्रकार का तरीका है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, आप जब इसके बारे में बात करें तो वो दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि यार फुटपाथ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिनों पहले डिसीजन दिया था जिसमें कि फंडामेंटल राइट जो हैं रोड पर वॉक करने को माना गया था। यानी रोड पर या जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उसपे वॉकिंग की जो राइट्स है उसको फंडामेंटल राइट तक का दर्जा दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो आपको वहाँ पर भी लिखना है कि गवर्नमेंट शुड ट्राई टू मेक श्योर दैट ऑल दोज़ पब्लिक प्लेसेस या पब्लिक रोड्स हैव द फैसिलिटी ऑन व्हिच पेडेस्ट्रियन कैन वॉक फ्रीली। नंबर दूसरा, जो भी पार्क्स हैं उनमें जैसे अपने जो भी पार्क्स होते हैं सिटीज़ के एरिया में वगैरह-वगैरह, वहाँ पर एज स्पेसिफिक मेजर्स भी लिए जाएँ। जैसे मान लो अगर किसी को दौड़ना है, अब वो रोड पे दौड़ रहे हैं, क्योंकि उसके पास जो है पार्क में ऐसी व्यवस्था नहीं है या पार्क पास में नहीं है, या कोई भी पब्लिक ऐसे प्लेसेस जहाँ पर स्टेडियम्स हों, बच्चों को खेलने की थोड़े बहुत वहाँ पर जो है वो जगह मिल जाएँ, वो नहीं है, तो फिर वो लोग क्या करेंगे? रोड पे आएँगे। अब वो रोड पे आएँगे तो फिर उनको जो है कोई ना कोई व्हीकल इस तरीके से समस्या करेगा, क्योंकि रोड की डेंसिटी भी तो काफ़ी बढ़ रही है। यानी द व्हीकल्स नंबर व्हिच आर बीइंग इश्यूड इज़ ग्रोइंग रादर देन द रोड्स व्हिच आर गेटिंग वाइडेंड। या जो भी रोड वाइडेंड हो रही हैं, उनमें अतिक्रमण या फिर उनका सही तरीके से कंस्ट्रक्शन नहीं होने की वजह से कई सारे पॉट होल्स भी देखे जाते हैं। अब कहीं पर मान लो गड्ढा पैदा हो गया, तो फिर वो रोड तो वहाँ पर ब्लॉक हो गया, तो न तो वो चलने के काम आ रहा है, और हर जगह पे देखा जाता है कि जैसे मान लो बारिश वगैरह होती है, तो फिर वो रोड ब्लॉक हो जाती है, तो फिर बहुत ही संकरे मार्ग से गुज़रना पड़ता है। सो ऑन दैट नैरो path, the same person is walking and the vehicles are also passing. So what will you do? So those are the situations in which we have to make sure that the road engineering, road traffic regulations and rules have to be properly known and properly addressed. Administration on the road has to be improved, यानी जो भी पुलिस की ट्रैफिकिंग है या उनको जो पुलिस की जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उनको भी सुधारना पड़ेगा. And fourth, it is overall responsibility of the citizens also that they should be more aware about their own rights. जहाँ पर अगर मान लो फंडामेंटल राइट कह दिया कि भई पब्लिक प्लेसेस में इस प्रकार के रोड्स जो हैं या फिर उनको वॉक करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, तो फिर व्हाई शुड नॉट पीपल डिमांड सच थिंग्स? तो पीपल को भी जो है ये समझना चाहिए कि इट इज़ इनकम्बेंट ऑन देम आल्सो टू डिमांड फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। बात होती है, इस समय फुटबॉल का विश्व कप अपने चरम स्तर पर है। बात हमारे एक स्टूडेंट ने हमसे सवाल पूछा कि व्हाई इंडिया इज़ नॉट अ स्पोर्टिंग नेशन, जहाँ पर फुटबॉल एक तरह से कहा जाए तो 140 करोड़ इंडियंस, और इवन वी कांट इवन प्रिपेयर अ टीम व्हिच इज़ वर्ल्ड क्लास एंड हैव 11 प्लेयर्स। तो उसके बारे में आपको थोड़ा-सा समझना चाहिए। एक ओवरऑल इकोसिस्टम हमें पहले समझने की ज़रूरत है, चाहे वो फुटबॉल हो या क्रिकेट के अलावा जो अन्य खेल हैं, वो या तो कैसे उठे या उठे नहीं तो उनके पीछे क्या कारण थे, तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपको ये होनी चाहिए। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्पोर्टिंग अदर देन क्रिकेट, तो वहाँ पर बैडमिंटन या फिर छोटे-मोटे तौर पर कुश्ती या फिर जो रीजनल जगहों पर जैसे रेसलिंग, कहीं पर हेवी वेट लिफ्टिंग, इनके अलावा भारत ने किसी ज़्यादा स्पोर्ट में उतना अचीव नहीं किया। अगर कहा जाए तो देश का जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट है या फिर अगर खुद का एक स्पोर्ट, तो उनमें भी जो है हमने डिक्लाइन देखा।
अब उसके पीछे क्या कारण है? तो आप तो एक तो ये बताएँ कि सर इवन इंडिपेंडेंस के पहले जो हालात थे, वहाँ पर लोगों को अपना ही लाइफ़ को सिक्योर करने के लिए जहाँ पर इतना मेहनत करना पड़ता था, तो एक तो वो एक एम्पल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड नहीं करते थे, जिसकी वजह से लोग स्पोर्ट को एक कैरियर के तौर पर चुनें या उनके पास उतना लीवे हो कि वो स्पोर्ट्स को चुन पाएँ और उनकी जो दैनिक जीवनचर्या है, वह चलती रहे। सो इट वाज़ वन ऑफ द रीज़न दैट वी हैव नॉट बीन सो मच हाई इनकम जनरेटिंग कंट्री। दूसरा, इवन इंडिपेंडेंस के बाद में भी जो व्यवस्थाएँ जन्मी, उसमें गवर्नमेंट ने भी स्पोर्ट को एक तरह से कैरियर के तौर पर प्रमोट करने की बजाय, जो मतलब बेसिक जो राइट थे, जहाँ पर एजुकेशन, उनके लिए आवास या फिर उनके लिए पानी, जॉब्स की मतलब जनरेट करना, इस तरीके के काम जो गवर्नमेंट ने किए, उसकी वजह से गवर्नमेंट का भी ये स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिछाने में, या स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन को कंडक्ट करवाने में उतना बड़ा रोल नहीं रहा। तीसरा आप ये बताएँ, चाहे वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि अब हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट हाउसेज़ उसका बहुत सिग्निफिकेंट हिस्सा एजुकेशन पर, हेल्थ पर या कहीं पर जो हैं वो अच्छे सुविधाएँ विकसित करने के लिए करते हैं, वो काम स्पोर्ट्स में अभी भी नहीं हो रहा है। अगर हम जैसे मान लो फुटबॉल के बारे में बात करें, तो देयर आर क्लोज टू 75 ग्राउंड्स इन आवर कंट्री व्हिच आर डेडिकेटेड टू फुटबॉल, बट उनको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। यानी दे आर नॉट सिंगली स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर स्पोर्ट, तो फिर उसमें खेला क्या जाएगा? एंड इवन those 75 stadiums do not have a world class facility if we want to talk about even football uniquely. अगर देश के बारे में बात करें तो क्रिकेट में जहाँ पर गली में भी जो है वो छोटी जगह पर द बॉयज कैन प्रैक्टिस, और अगर देखा जाए तो पार्क में दे कैन प्रैक्टिस, या फिर उसका जो एक खर्चा है वह भी कम आता है। बड़े लोग मतलब इतनी टीम नहीं होती, तो यू कैन प्ले इट एनीवेयर। और जिस हिसाब से क्रिकेट का माहौल है, वहाँ पर उनको कमर्शियल या फिर कॉर्पोरेट जो बैकिंग मिलती है, उसकी वजह से भी, यानी बीसीसीआई, इफ इट हैज़ a revenue size or a budget target of suppose say 20,000 crore rupees, it speaks a lot about BCCI and the kind of administration it can provide in our cricket. लेकिन सेम चीज़ या स्पोर्ट्स जो फेडरेशन है, अगर वो काम अन्य स्पोर्ट्स के लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो उन स्पोर्ट्स फेडरेशन में प्रोफेशनलिज्म या उनको मिलने वाले रिसोर्सेज़ या उनको मिलने वाली जो सुविधाएँ हैं, हो सकता है वो नहीं विकसित हो रही हों। खेल में टैलेंट को आइडेंटिफ़ाई करना, उस टैलेंट को रिटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक तरह से जो रिटेन हम नहीं कर पाते हैं, जैसे अगर बात करें फुटबॉल में, तो कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में फुटबॉल काफ़ी पसंद है लोगों को। दे प्ले फुटबॉल, बट आफ्टर अ सर्टेन एज, यानी करीबन 15 इयर्स की एज के आस-पास, दे लीव द स्पोर्ट। For what reason? Yani they do not have sufficient infrastructure. And second is they cannot have a situation जहाँ पर उनको खुद ही पॉकेट से सब कुछ चीज़ें वहन करनी हो। यानी फाइनेंशियल सपोर्ट अगर उनको नहीं मिलता है, तो दे जस्ट लीव इट ऑटोमेटिकली। सो इफ यू हैव प्लेड द गेम फॉर 15 इयर्स बट यू सडनली ड्रॉप आउट ऑफ इट, तो समाज में भी एक तरह का ऐसा एक वो माहौल बनता है कि भाई ये स्पोर्ट जो है वो कैरियर बनाने के लिए नहीं है, ये स्पोर्ट तो एक तरह से चॉइस या फिर एंटरटेनमेंट के पर्पज से खेला जाना चाहिए। कई सारे रोल मॉडल्स का भी इसमें बड़ा रोल रहता है। अब रोल मॉडल में मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा केवल उन्हीं लोगों को पहचान दी जाती है जो या तो क्रिकेट में बेहतर कर रहे हैं या इवन क्रिकेट में बेहतर भी नहीं करते, बट दे हैव अ विजिबिलिटी ऑन द ग्राउंड। बट जो अन्य स्पोर्ट्स हैं, फॉरगेट अबाउट बैडमिंटन और से अन्य स्पोर्ट्स, जहाँ पर बहुत ही हाई क्वालिटी प्रदर्शन करने के बाद में उनको कोई ना कोई 1, 2, 5 डील मिलती हैं, जिसकी वजह से वो रोल मॉडल तो बनते हैं, बट दे आर रोल मॉडल फॉर मतलब वेरी स्मॉल पीपल या स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। तो वो भी तो एक दिक्कत है ना। तो स्पोर्टिंग के एटमॉस्फियर को क्रिएट करना, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, उस प्रकार के ग्राउंड्स क्रिएट करना, उस प्रकार के टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, उनको बेटर कोच करना, या अगर हम हमारे जीन के बारे में भी कहें, तो जीन के द्वारा जो भी जीन अगली जनरेशन को ट्रांसफर होता है, तो उसमें जो स्ट्रेंथ चाहिए, बॉडी का स्टेमिना चाहिए, वो भी हमारी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उतना नहीं बताया जाता है। तो जहाँ-जहाँ पर भी ये स्पोर्ट्स हैं, उनके हिसाब से हम इंडिजीनियस स्पोर्ट्स को फिर जो है वो आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं, और इंडिजीनियस स्पोर्ट्स ज़्यादातर जो मल्टीपल अंतर्राष्ट्रीय जो इवेंट होती हैं, वहाँ पर उनको रिकॉग्निशन नहीं है। तो बिकॉज़ ऑफ द मतलब लेस रिकॉग्निशन, वो इंडिजिनस स्पोर्ट्स तो कहीं अड़ते ही नहीं है, यानी कहीं पर उनका तो कोई बात ही नहीं होती है। तो टैलेंट आपने डेवलप किया, लेकिन वो डेवलप किया आपने इंडिजिनस स्पोर्ट्स में, लेकिन उसका जो है वो विश्व के पटल पर या ओलंपिक गेम्स में या फिर जो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, उसमें उनका कोई स्थान नहीं होता है। इसलिए यू डू नॉट हैव अ हाई विजिबिलिटी, हाई डेसिबल
स्पोर्टिंग टैलेंट या फिर उसका आइडेंटिफिकेशन आप नहीं रख पाते। ये सारे के सारे वो रीज़न हैं जिसकी वजह से वी आर हैविंग डेफिशिएंसी नॉट ओनली इन talent numbers in other sports but also we are having deficiency in making sure that मतलब फुटबॉल वगैरह में भी इनमें हम उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। फिर क्या होता है कि जब हम किसी एक स्पोर्ट को इतना हैवी मान लेते हैं ना, तो फिर अन्य स्पोर्ट्स उसी की छाँव के तले ही दबे रहते हैं। जैसे पूरा अगर बड़ा बरगद होगा, तो उसके नीचे उगने वाले पेड़ की हाइट उतनी ज़्यादा नहीं होगी या फिर इट विल नॉट इवन डेवलप। तो हमें भी प्रयास करने चाहिए कि जैसे मैंने बताया कि समस्या कहाँ पर है, चाहे वो टैलेंट को आइडेंटिफ़ाई करने में, चाहे टैलेंट को नर्चर करने में या गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है या फिर इवन हम अगर बात करें जैसे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के बारे में आफ्टर 15 इयर्स व्हाई दे ड्रॉप द गेम? जैसे मान लो उनके जूतों की कॉस्ट है, उनके कपड़ों की कॉस्ट है, उनको बेटर जो टी-शर्ट वगैरह मिलने चाहिए, कहीं क्लब में खेलने के लिए उनको मिलना चाहिए, तो टैक्सेशन की राहत भी तो मिल सकती है। एक जगह तो इवन ये कहा गया है कि स्पोर्टिंग जो इंडस्ट्री है या जो इस प्रकार के स्पोर्ट्स जो खिलाने वाली अकेडमीज़ हैं, उनको भी एमएसएमई का दर्जा दे दिया जाना चाहिए। यानी मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री जो हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए प्रमोट करते हैं, जहाँ पर उनको कई प्रकार की छूट मिलती हैं, उनको बेटर ऋण मिलता है, उनको जो इंस्पेक्शन होते हैं या ऑडिट्स होती हैं, उनसे छूट मिलती है। इसी तरीके से उनकी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा बेटर डेवलप करने के लिए सरकार जो है उनको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो सेम काइंड ऑफ थिंग कैन बी डेवलप्ड आल्सो फॉर द स्पोर्टिंग एकेडमीज़ ऑल्सो। अगर उन स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए ऐसा किया जाता है, तो डेफिनिटली अगर वो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज़ का दर्जा उनको मिलता है, तो फिर वो बेटर लोन्स भी उनको मिल पाएँगे। उनके लिए जो है वो रिसोर्सेज़ को मतलब एक्सेस कर पाना बड़ा ईज़ी हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि दिस इज़ हाउ वी कैन ग्रो द स्पोर्टिंग एटमॉस्फियर इन आवर कंट्री। तो जभी भी फुटबॉल या फिर क्रिकेट के अलावा जो भी अन्य गेम्स हैं, उसके बारे में इस प्रकार की बातें हों, तो ये आप दिमाग में ध्यान में रखें और अपने आंसर में या फिर अगर आप ओरल आंसर भी बता रहे हैं, तो इस प्रकार के पॉइंट के बारे में आप आगे चर्चा आराम से कर सकते हैं। आईएमडी के द्वारा यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो रेनफॉल के लिए अलर्ट जारी किए जाते हैं, उसका आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि व्हाट डज़ इट मीन बाय येलो अलर्ट या फिर जो है रेड अलर्ट कब जारी किया जाता है? ऑरेंज से आपका क्या तात्पर्य है? तो जब भी इस प्रकार की वार्निंग होती हैं, तो लोगों को हेवी रेन्स या जो सीवियर वेदर होता है, उसके लिए वो लोग तैयार रहें, इस प्रकार का जो है एफर्ट किया जाता है। जब हम बात करते हैं कि भई इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये जो मतलब फ्लड प्रोन एरिया को कैसे आप अवॉइड करें, पॉसिबल आपको डिस्ट्रप्शन ना हो, तो रेन अलर्ट जो सिस्टम है उसको कलर कोडेड बनाया गया है। उसकी जो वेरिएबिलिटी है वह एक्सपेक्टेड रेनफॉल की इंटेंसिटी या एक्सपेक्टेड रेनफॉल का एक तरह से जो इम्पैक्ट है उसको वो शो करता है। और ये जो अलर्ट होते हैं या तो वो विभिन्न न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से या फिर कहे जाएँ तो मोबाइल फ़ोन पर भी लंबे सायरन के अलर्ट से टेलीविज़न, रेडियो, सोशल मीडिया इत्यादि पर प्रसारित किए जाते हैं, सो दैट कैन अलाउ पीपल एंड द लोकल पॉपुलेशन टू प्रिपेयर इन एडवांस एंड हैव a life which is minimally disturbed by the rainfall events. येलो अलर्ट जो होता है वह एक तरह से पहला लेवल ऑफ वार्निंग है जिसका मतलब ये है कि वेदर कंडीशंस हो सकता है वर्सन हो जाए आगे वाले समय में और लोगों को जो भी लेटेस्ट फोरकास्ट वगैरह हैं उनको देखते रहना चाहिए बिकॉज इट कैन टर्न इनटू सम सॉर्ट ऑफ इनकन्वीनियंस फॉर देम। यानी येलो अलर्ट एक तरह से पहला मतलब अलर्ट है जो कि फर्स्ट लेवल ऑफ वार्निंग होता है। इसकी वजह से कई प्रकार के एरिया जो हैं वहाँ पर हमारी ट्रैवलिंग में दिक्कत आ सकती है, हमारी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं, वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। लेकिन चूँकि ये पहला लेवल है, इसका मतलब उसकी जो सीवियरिटी है या फिर उसके द्वारा जो डिसरप्शन है, ये उतना ज़्यादा नहीं हो पाता। ऑरेंज अलर्ट एक तरह से कहा जाता है कि वेरी हेवी टू हेवी रेनफॉल कैन हैपन एट दैट पर्टिकुलर प्लेस और उसकी वजह से कई सारे जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर वाटर लॉगिंग हो सकती है। ट्रैफ़िक का डाइवर्जन किया जा सकता है, ट्रैफ़िक का कंजेशन हो सकता है, कहीं पर लोकलाइज़्ड फ्लडिंग देखी जा सकती है या फिर मतलब जो बेसिक व्यवस्थाएँ हैं, चाहे वो मतलब लाइट से जुड़ी हुई हों, वो भी प्रभावित हो सकती हैं। तो हमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वी शुड अवॉइड अननेसेसरी ट्रैवल इफ द कंडीशन वर्सन्स। लो लाइंग एरियाज़ में तो और लोगों को ज़्यादा जो है वो अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। एक और अलर्ट होता है जिसको हम हाईएस्ट अलर्ट कहते हैं और वह है रेड अलर्ट। रेड अलर्ट तब जारी किया जाता है जब वहाँ पर हेवी से भी सीवियर रेनफॉल आने की संभावना हो और उसकी वजह से वहाँ पर जो डैमेज है प्रॉपर्टीज़ को, फ्लडिंग का या फिर जो लोकलाइज़्ड फ्लडिंग है वो एक लार्जर लेवल पर हो सकती है। सो देयर आर थ्रेट्स टू दैट। सो पीपल को एडवाइस किया जाता है कि यू शुड नॉट मेक अननेसेसरी ट्रैवल।
लोकल अथॉरिटीज़ जो मतलब अन्य जो मतलब इसके बारे में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, उनको भी कहा जाता है कि इंस्ट्रक्शंस को आपको फ़ॉलो करना चाहिए और इवन अगर हमें सेवाएँ भी लेनी हो, तो यू शुड स्टैंड रेडी। सो दोज़ एसेंशियल सर्विसेज़ कैन बी रिस्टोर्ड टाइमली। स्कूल्स, कॉलेजेस या फिर जो अन्य इस प्रकार के इमरजेंसी सर्विसेज़ होती हैं, उनको मतलब एक तरह से अलर्ट पर रखा जाता है कि भई अगर वाइड स्प्रेड डैमेज होता है तो स्कूल या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं और उस केस में स्कूल्स, ऑफिसेज़ या ट्रांसपोर्ट की जो सर्विसेज़ होती हैं, वह इनकी कंडीशन की वजह से अफ़ेक्ट हो सकती हैं। तो डिफरेंट-डिफरेंट ग्रेडिंग है, डिफरेंट-डिफरेंट इनमें सीवियरिटी है और अथॉरिटीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वह भी इसमें डिफरेंट-डिफरेंट ही नज़र आती है। तो आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। अगर आपको भी कोई टॉपिक अच्छा लगा, तो आप हमें लाइक कर सकते हैं। अगर किसी टॉपिक के बारे में कुछ ज़्यादा समझना है, तो आप हमसे वो भी पता कर सकते हैं। तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में लिखें, हमारे टेलीग्राम पर हमें आप बात कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।